हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 अप्रैल 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि दीनदयाल पोर्ट को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पोर्ट ऑफ हाइफा को लेकर के। तो पोर्ट ऑफ हाइफा जो है वो इजराइल कंट्री में लोकेटेड है और अडानी ग्रुप ने इस पोर्ट को एक्वायर किया है, जिसकी वजह से न्यूज़ में बना हुआ था। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू की फ्रंट पेज पर। और आप सभी को पता है कि राजस्थान स्टेट जो है वो राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया। लेकिन उसके बाद में जैसे ही वो बिल पास किया गया, उसके बाद में वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनके जो एसोसिएशन है, उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो राइट टू हेल्थ बिल है, इसमें डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रखी गई थी कि लोगों को जो है वो फ्री इलाज जो है वहाँ पर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के प्रोटेस्ट देखने को मिला काफ़ी लंबे टाइम से। और अब डॉक्टर्स एंड जो वहाँ की गवर्नमेंट है राजस्थान स्टेट की, उसके बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, कुछ डिस्कशन हुआ है, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला है कि वो हॉस्पिटल्स जहाँ पर 50 बेड से कम बेड अवेलेबल है, उन हॉस्पिटल्स को इन बिल से जो है वो बाहर रखा जाएगा। साथ ही साथ में ये बोला गया है कि वो हॉस्पिटल जिन्होंने कोई भी सब्सिडी जो है लैंड एक्वायर करने में या गवर्नमेंट की कुछ भी चीज़ों को लेकर के कुछ प्रॉफिट नहीं लिया है, उनको भी इस राइट टू हेल्थ बिल से बाहर रखा जाएगा। मतलब जिस तरीके से वो अभी तक गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रही थी और अपने लेवल पर जो भी अपना प्रोसीजर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखा था, उसी तरीके से वो चलती रहेंगी। तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट क्यों किया, गवर्नमेंट का क्या बोलना था, एक्सपर्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स का ये मानना था, डॉक्टर्स जो यहाँ पर प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, यहाँ पर हम डॉक्टर्स की बात रख लेंगे और यहाँ पर हम गवर्नमेंट एंड एक्सपर्ट्स की जो है उनकी बात रख लेंगे। तो डॉक्टर्स का ये बोलना था कि देखो, पहली पॉइंट तो ये था कि अभी तक जो गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम चलाई हैं, उन स्कीम के बेसिस पर हम प्रॉफिट देने का काम करते हैं पेशेंट्स को। तो ऐसा तो है नहीं कि हम पेशेंट्स को जो है वो हेल्प नहीं कर रहे हैं। दूसरा डॉक्टर ने ये बोला कि ये जो राइट टू हेल्थ बिल लाया गया, इस हेल्थ बिल में जो है वो कोई भी पॉइंट को लेकर के क्लेरिफिकेशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि इमरजेंसी के टाइम में जो है वो आप बिना किसी फीस के जो है वो सबसे पहले उनकी क्या करोगे, हेल्प करोगे। तो वैसे गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लेकर के बोला है कि देखो, अभी तो बिल आया गया है, अब इस बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे उनमें ज़्यादा है वो और अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि डॉक्टर्स का ये बोलना था कि देखो, जो गवर्नमेंट है वो अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो एक बेड होता है, उस बेड को चलाने के लिए डेली बेसिस पर 20,000 टू 40,000 रुपीज जो है वो खर्च करती है। ओके, तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो भी फ्री में इलाज दें। तो उन्होंने ये बोला डॉक्टर्स ने कि हमारे इस हॉस्पिटल का जो खर्चा है, आप तो गवर्नमेंट तो वैन कर रही है, लेकिन हमें जो है वो किस तरीके से फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट देगी, इसको लेकर के क्लेरिफिकेशन नहीं है। फोर्थ पॉइंट पर डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि देखो, इसमें बोला गया है कि इमरजेंसी के टाइम में जो है वो आप फ्री सर्विस दोगे, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं है। जैसे कि कोई आई हॉस्पिटल है, अगर उसमें हार्ट अटैक पेशेंट आता है तो उसको किस तरीके से सर्विस दी जाएगी। ओके, इसको लेकर के डॉक्टर्स बोल रहे हैं। अब देखो, इस बात को लेकर के तो आपको भी ध्यान में रखना है कि मान लो कोई पेशेंट है हार्ट अटैक का, तो जो उसकी फैमिली है वो पागल थोड़ा ना है कि एक आई हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का इलाज करवाने के लिए लेकर जाएगी। ये तो पेशेंट जो है वो अपने लेवल पर सोल्व कर लेंगे ना कि कौन से हॉस्पिटल अच्छी है, सभी को पता होता है, तो वो उसी लेवल पर हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स को यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट करना था। तो डॉक्टर्स ने मेन, अगर हम पॉइंट की बात करें तो मेन बात ये थी कि जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देगी, इसके ऊपर मेन क्वेश्चन जो है वो बना हुआ था। और जो डॉक्टर्स अपने लेवल पर प्राइवेट जो अपनी सर्विस देते हैं, इनको लेकर के कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलता, तो इसकी वजह से जो है डॉक्टर्स ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। डॉक्टर्स का ये भी बोलना है कि देखो,
जो आप हेल्थ प्रोवाइड करना जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो गवर्नमेंट अपने लेवल पर काम करे। जैसे कि मनरेगा स्कीम में जो है वो किया जाता है, गवर्नमेंट जो है वो वर्क करने को एक राइट बना करके आपको वर्क दिया जाता है मनरेगा स्कीम के अंडर। तो देखो इस तरीके से गवर्नमेंट काम तो कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले भी किया है। जैसे एजुकेशन में RTE एक्ट जो है उसके बेसिस पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें 25 सीट्स जो हैं वो डिसाइड कर दी, और उन 25 सीट्स का जो पैसा है वो गवर्नमेंट देती है। तो इस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किया तो जा सकता है। ओके, दूसरा अगर हम बात करें तो जैसे कि जो भी बड़ी कंपनीज हैं तो उनके लिए CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपकी इतनी अर्निंग है तो इस तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन हॉस्पिटल के लिए भी हो सकते हैं, कि हॉस्पिटल की अगर इतनी अर्निंग है तो इतना % जो है उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना होगा। एक अगर हम पॉइंट डिस्कस करें तो देखो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि रेयर डिजीज जो होती है उनके खर्चे में जो पेशेंट होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और काफ़ी ज़्यादा उनका बर्डन क्रिएट हो जाता है। तो रेयर डिजीज को तो स्पेसिफिक इंक्लूड करना ही चाहिए। अगर कोई पर्सन रेयर डिजीज से इफेक्टेड है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो उसको फ्री अपनी तरफ से इलाज देंगी, उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं हो, क्योंकि इसमें से 10 लाख टू 1 करोड़ रुपए जो है वो रेयर डिजीज में लग जाते हैं। ओके, तो इस तरीके का पॉइंट जो है वो तो गवर्नमेंट ने बोला है ना कि जो राइट टू हेल्थ बिल है इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो देखो इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो ऐसी तो इंक्लूड होनी ही चाहिए। अगर राजस्थान इसको इम्प्लीमेंट करता है, राजस्थान जो गवर्नमेंट है उन्होंने सेंटर से भी अर्ज किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर जो फ्री हेल्थ जो है उस चीज़ के ऊपर काम करे, ताकि जो लोगों का पैसा है वो काफ़ी कम खर्च हो सके। दूसरा जो है ये तो हमने देखो कुछ पॉइंट यहाँ पर डॉक्टर्स ने अपनी बात रखी, तो हमने उसके जो भी प्रोज है जो भी कन्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। और ये जो है वो होना चाहिए जिस तरीके से एजुकेशन में गवर्नमेंट ने काम किया है, जैसे मनरेगा स्कीम के तहत जो है वो गवर्नमेंट वर्क प्रोवाइड करती है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरीके का वर्क प्रोवाइड करने के लिए काम कर सकती है। जैसे कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने डिसाइड की थी है, वैसे ही हॉस्पिटल की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट डिसाइड करे। लेकिन जो हॉस्पिटल्स है उनका तो ये मानना है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम जो है उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और रियली में इम्प्लीमेंट होती भी हैं, ऐसा नहीं है कि इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, लेकिन रेयर डिजीज जो है इसको शामिल किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम एक्सपर्ट्स की कुछ बात सुन लेते हैं, गवर्नमेंट की बात सुन लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने पहली बात तो ये बोली है कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई जब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे तो हम क्लैरिफिकेशन भी दे देंगे आपको। एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि देखो राइट टू हेल्थ जो है वो राइट टू वर्क की तरह ही एस्टेब्लिश होना चाहिए, और इस चीज़ के ऊपर फोकस करना जरूरी है। दूसरा एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये बात बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट मेक्स इट्स मैंडेटरी, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो इमरजेंसी केयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे पेमेंट्स की परवाह किए बिना। ओके, और देखो इसी पॉइंट के बेसिस पर दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो काम भी कर रही है। दिल्ली में जो है अगर इमरजेंसी इशू जैसे फायर या फिर एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, इस तरीके का कोई इशू होता है, या फिर इसके अलावा एसिड अटैक, इस तरीके का इशू टेरिटरी ऑफ दिल्ली में देखने को मिलता है, तो उसको फ्री सर्विस जो है, फ्री मेडिकल सर्विस जो है वो दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, दिल्ली में इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है। इसी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कहाँ पर अलग अलग स्टेट जो है यूटीज वहां पर भी हो सकता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस की हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट न्यूज़ में बना हुआ है, लेकिन हेल्थ को लेकर के क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछ सकता है कि क्या राइट टू हेल्थ बिल जो है वो होना चाहिए, इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, हाँ देखो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो फोरकास्ट की है 6.3% रेट। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसके बारे में एस्टिमेशन किया गया है। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसका 7% जो है वो हाइक, मतलब 7% का अनुमान लगाया था कि 7% जो है वो नेक्स्ट ईयर में रहेगी, लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इंडिया की ग्रोथ रेट 7% नहीं रहेगी बल्कि रहेगी 6.3%, मतलब 0.7% का डिक्रीज जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके कुछ बेसिक रीजन जो हैं वो वहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने बताए हैं, जैसे कि हाई बोरोइंग कॉस्ट एंड स्लोअर इनकम ग्रोथ,
causing weaker consumption as well as the government tightening fiscal expenditure। गवर्नमेंट जो है वो कम खर्चा कर रही है, कंजप्शन जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बातें, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने एक इम्पोर्टेंट बात बताई है कि साउथ एशिया में अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया का, तो इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छे से वेल एस्टेब्लिश कंट्री के रूप में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ये सिक्किम में जो नाथुला पास है वहाँ पर एक इशू देखने को मिला, जो माउंटेन से बर्फ जो है, आइस जो है वो एक तरीके से खिसक करके अचानक से नीचे आ गई, जिसकी वजह से टूरिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए, कुछ लोगों की डेथ हो गई और कुछ लोगों को माइनर इंजरी जो है वो देखने को मिली है। ओके, तो इसके बारे में हम जो न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है, ये दोनों आर्टिकल इनको हम कोलैबोरेट करके डिस्कस अगर करें तो देखो, भूटान के किंग वो इंडिया की विजिट पर है अभी। ओके, और यहाँ पर भूटान के जो किंग हैं उन्होंने स्पेसिफिक फोकस किया है सिक्योरिटी इश्यू को लेकर के। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। भूटान का मैप, भूटान हमारे इंडिया के लिए क्यों जरूरी है। देखो, यहाँ पर भूटान के जो किंग है ना, उन्होंने डोकलाम इशू के बारे में बोला। ये डोकलाम इशू क्या है? डोकलाम यहाँ पर एक प्लेट्यू रीजन है, ये आप सभी को पता होगा। ये हमारा सिक्किम स्टेट है, ये भूटान कंट्री है और ये नेपाल कंट्री है। तो यहाँ पर सिक्किम स्टेट और जो भूटान है उसके बीच में यहाँ पर है जगह। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, देखो ये हो गया सिक्किम और ये हो गया भूटान। तो यहाँ पर है डोकलाम प्लेट्यू और ये है चुम्बी वैली। अब चाइना ने क्या किया था 2017 के टाइम में, यहाँ पर एक रोड बनाई, जिसकी वजह से भूटान जो है उसका सपोर्ट करते हुए हमारे इंडिया के सोल्जर जो हैं उन्होंने यहाँ पर कन्फ्रंट किया और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिला था। तो यहाँ पर भूटान चाह रहा है कि ये जो डोकलाम इशू है इसको सॉल्व कर लिया जाए, ताकि भूटान के लिए भी ईजी रहे और चाइना और भूटान और इंडिया के ट्राई जंक्शन पर ये लोकेशन है, तो तीनों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो, भूटान जो है वो हमारे इंडिया के लिए एक बफर स्टेट का रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर है तिब्बत रीजन जो चाइना अक्वायर्ड है और ये है इंडिया। इंडिया का ये सबसे स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन स्नैक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। मतलब ये इतना हल्का सा हिस्सा है जिसके थ्रू जो है वो हम कनेक्टिविटी देते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पर ये जो चुम्बी वैली है ना, वो बहुत ही नज़दीक आ जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में। तो देखो, यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि अगर यहाँ तक चाइना की रीच बढ़ती जाती है तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो इस एरिया में देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इनके साथ में हमारे रिलेशन बहुत बेहतरीन रहना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया ने देखो स्पेसिफिक फोकस भी किया है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ओके, तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसके थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी देते हैं, और यही बेसिक रीजन है कि इंडिया जो है इसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि इंडिया ने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जिसमें हमने जो हमारा पोर्ट एरिया है, फिर बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है, फिर म्यांमार के थ्रू जो है वो हमने यहाँ पर कनेक्टिविटी देने की कोशिश की। साथ ही साथ में बांग्लादेश के थ्रू जो है वो भी हम कनेक्टिविटी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि जो भी इशू है नॉर्थ ईस्ट जो काफ़ी अपने आप को सेग्रीगेटेड फील करता है, उसको हम इंडिया के इंटीग्रेटेड पार्ट के रूप में जो है वो इंक्लूड कर सके। ओके, तो यहाँ पर ये जो इशू है, जो भी बेसिक पॉइंट है, इनका सॉल्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इंडिया के लिए इनका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा तभी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो ये भूटान जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि इसका इंडिपेंडेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी बेसिक इशू है उनका सॉल्यूशन होना भी ज़रूरी है। अब ये हमने नाथुला वाला जो इशू डिस्कस किया ना, वो नाथुला पास जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर सिक्किम के ईस्टर्न पार्ट पर। ओके, और यहाँ पर जो है ये जो भी हमने देखा आइस जो खिसक करके नीचे आ गई, इसकी हिमस्खलन जो देखने को मिला वो यहाँ पर देखने को मिला। तो नाथुला पास कहाँ है? सिक्किम में है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है तो एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो अभी फ्रंट पेज पर देखो ये आर्टिकल जो है ना, इसमें चाइना ने क्या किया है कि हमारे इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश वाले जो कुछ रीजन है उनको क्या कर दिया, उनके नेम चेंज करके अपनी तरफ से दिखाए हैं कि ये है इनके नेम। तो इंडिया ने बोला कि ऐसा जो उनके इन्वेंटेड नेम है ना, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरुणाचल प्रदेश की जो रियलिटी है वो चेंज नहीं होगी, वो इंडिया का पार्ट है और इंडिया का पार्ट ही रहेगा। इंडिया ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है।
तो एडिटोरियल पेज पर इसको लेकर के आर्टिकल है कि चाइना ने जो अरुणाचल प्रदेश के एरिया की रीनेमिंग की है, इसको लेकर के इंडिया को फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखो 2020 में जो गालवान वैली में इशू देखने को मिला, उसकी वजह से उसके बाद से इंडिया काफ़ी फोकस कर रहा है अपने बॉर्डर एरियाज़ को डेवलप करने के लिए। बॉर्डर एरियाज़ पर स्पेसिफिक चाइना के साथ में हमारी काफ़ी क्लैश हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने के लिए, लेकिन जो इशू है उसके ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन जो है वो सामने नहीं देखने को मिला है। अभी देखो क्या हुआ, 2022 में इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश का कुछ रीजन जो है, कुछ एक पोस्ट थी यहाँ पर PLA, जो वहाँ की जो आर्मी है, तो इंडिया की जो आर्मी है उन्होंने जो तवांग सेक्टर में यांगसे जो रीजन है उसको अपने अंडर करने की कोशिश की। तो इसकी वजह से ये इशू जो है, जो रीनेमिंग देखने को मिली है अरुणाचल प्रदेश की, उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। और फिर इंडिया ने क्या किया है, G20 इंगेजमेंट ग्रुप की मीटिंग जो है इनोवेशन टेक्नोलॉजी के लिए वो ईटानगर में ऑर्गेनाइज करने की बात की, न्यू दिल्ली का ये डिसीजन। तो उसके रिस्पॉन्स में जो है चाइनीज जो एम्बेसी है उन्होंने इसका बायकॉट किया, और इसके रिस्पॉन्स में भी एक तरीके से कि अरुणाचल प्रदेश जो रीजन है वो हमारा है, इस तरीके का जो रीनेमिंग जो है वो इसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कन्फ्लिक्टेड जोन है और यहाँ पर अगर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही है तो चाइना जो है वो अपनी पावर शो करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्लैरिफिकेशन इस आर्टिकल में दिया है कि चाइना का भाई जो ये स्टैंड दिख रहा है ना, इसकी वजह से इंडिया को अपने बॉर्डर एरिया में जो है वो कनेक्टिविटी और जो भी सिक्योरिटी इशूज हैं उनको टैकल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो यहाँ पर IMD इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो रेन को लेकर के अपनी फोरकास्टिंग कर रहा है। मतलब अल नीनो, ला नीना, इनका क्या इफेक्ट रहेगा, कितनी रेन देखने को मिलेगी, इन सब को लेकर के इंडिया ने अपनी बेसिक बातें रखी हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस आर्टिकल में, तो इस आर्टिकल में एक क्लेरिफिकेशन ये दिया गया है, एक क्लेरिफाई वर्ड्स जो है या डेफिनेशन जो है वो ये देने की कोशिश की गई है कि इंडिया जिस तरीके से रेनी सीजन को लेकर के अपने अलर्ट जारी करता रहता है, इसी तरीके से इंडिया जो है वो जो भी हीट वेव्स जो है उनको लेकर के भी अपना रेजोल्यूशन, अपना फोरकास्टिंग जो है वो लेकर के आए, क्योंकि टाइम के साथ में जिस तरीके से IPCC की रिपोर्ट, तो उन्होंने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और साथ ही साथ में बोला है कि इस तरीके के इशू जो है, टेम्परेचर हाई लेवल पर काफ़ी इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से हीट वेव जैसे इशू भी क्रिएट होंगे, तो इन सारे इशूज को जो है वो फोरकास्टिंग होना जरूरी है। ओके, हीट वेव्स को लेकर के, मतलब इसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए अब IMD का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर बताया गया है UN वाटर कॉन्फ्रेंस जो है वो 22 मार्च से 24 मार्च तक ऑर्गेनाइज की गई, और इसमें वाटर को लेकर के डिस्कशन किया गया। एक रिपोर्ट रखी गई, वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018 टू 2028, और इसमें बोला गया कि देखो अगर हमने ईजीली वाटर जो है या फिर फ्रेश वाटर जो है या फिर क्लीन वाटर जो है सबको अवेलेबल नहीं करवाया, तो 2030 तक हम जो हमारा SDG गोल है, एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, इस टारगेट को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ओके, अब वाटर कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत लंबे टाइम के बाद में दोबारा से ऑर्गेनाइज की गई है। लास्ट वाटर कॉन्फ्रेंस जो है वो 1977 में ऑर्गेनाइज की गई थी। इंडिया लेवल पर अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया जो है वो काफ़ी फोकस कर रहा है। वैसे देखो वाटर का, क्लीन वाटर का जो इशू है वो लोकल इशू है, लेकिन वाटर कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको ग्लोबल लेवल पर एड्रेस करने की कोशिश की गई है। इंडिया जो है वो अपनी तरफ से कोशिश, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, इस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से करंट चैलेंज को टैकल करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर रिपोर्ट आई है। यहाँ देखिए दोनों आर्टिकल जो हैं वो रिलेटेड हैं। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है इसमें एक बात बोली गई है कि देखो जो जजेस की जो वैकेंसीज है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, केसेज जो हैं उनका एक तरीके से पाइलअप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बताया भी गया है कि अगर हम बात करें कि वो केसेज जिनकी संख्या मतलब 5 साल से पेंडिंग चल रहे हैं, 10 साल से पेंडिंग चल रहे हैं, 10 से 20 साल से पेंडिंग चल रहे हैं, 20 साल से ज़्यादा पेंडिंग चल रहे हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो एक बात ये भी बोली गई कि हाई कोर्ट में जो पेंडेंसी रेट है वो ज़्यादा है सबॉर्डिनेट कोर्ट की तुलना में। ओके, और देखो जो हमारे हाई कोर्ट है वहाँ पर 1108 जजेज होने चाहिए, इतनी टोटल सीट एलोकेटेड है, लेकिन 778 जजेज हैं।
सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है उसमें 24,000 लगभग जजेस होने चाहिए, लेकिन 19,288 जजेस ही है। दूसरा यहाँ पर पेंडेंसी की बात की गई है कि देखो पेंडेंसी जो है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल पर देखने को मिलता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक केस जो है उसकी एवरेज पेंडेंसी लगभग 11.34 ईयर्स तक देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल में 9.9, लेकिन अगर हम बात करें त्रिपुरा में 1 ईयर, सिक्किम में 1.9 ईयर और मेघालय जो है वहाँ पर 2.1 ईयर। मतलब एक केस जो है वो इतने टाइम में सोल्व हो जाता है वहाँ पर। ओके, दूसरा यहाँ पर ये भी बताया गया है केसेस की संख्या जो है वो भी टाइम के साथ में ज़्यादा बढ़ी है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो देखो, हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि 4 हाई कोर्ट ऐसे हैं जहाँ पर CCR of 100% of more in 2022, this more than double to 12 high courts. The high courts of Kerala and Odisha have higher case clearance rate 156%, 131%, while the high court of Rajasthan 65% and Bombay 72% have the lowest clearance rates. ओके, तो ये कुछ बातें बताई गई हैं जिसमें देखा गया है कि ये सारे इशू जो हैं वो देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ और बातें रखी गई हैं विमेन को लेकर के कि देखो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहाँ पर विमेन जजेज जो हैं ज़्यादा है हाई कोर्ट के कंपैरिजन में। गोवा जो स्टेट है वहाँ पर 70% जो है वो विमेन जजेस हैं। ओके, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वीमेन जजेस सबॉर्डिनेट केट में यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर मेघालय और नागालैंड में 63%। और यहाँ पर हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो सिक्किम जो है वहाँ पर हाईएस्ट विद ए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जस्ट 3 जजेस हैज़ द हायर नेशनल एवरेज एट 33.3% ऑफ वीमेन जजेस। बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड जो है वहाँ पर कोई विमेन जजेज जो है उनके हाई कोर्ट में नहीं है। अगर हम कास्ट बेसिस पर बात करें तो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी इनका काफ़ी ज़्यादा इंक्लूजन है जुडिशरी में। जैसे कि टोटल जो जजेस की संख्या है उसमें 1.3% ST से, 2.8% SC से, 11% OBC कैटेगरी से और 2.6% जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज से आते हैं। मतलब हायर कम्युनिटीज से ज़्यादा जो है वो जुडिशरी लेवल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर। देखो ये जो रिपोर्ट के जो डाटा हमने डिस्कस किए ना, तो जुडिशरी को लेकर के अगर कोई केस आए ना तो वहाँ पर इन डाटा को हम लिख सकते हैं। तो ये डाटा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। फॉरेन पेज पर आर्टिकल जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। और फिनलैंड जिसके बारे में अभी हमने लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हम पूछते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था, तो ये नॉर्डिक कंट्री है और ये आर्कटिक जो काउंसिल है उसका भी मेंबर है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, आपने आंसर तो दिया नहीं, तो मतलब मैं ये समझूं कि आप सिर्फ वीडियो आते हो, सुनते हो और चले जाते हो। देखो इससे आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है ना वो नहीं देखने को मिलेगी। अगर हम वीडियो सुनते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आपने सर्च किया, फिर आपने कमेंट बॉक्स में टाइप किया या अपने वहाँ भी ना टाइप करो, अपने नोट्स अगर आपने बनाए तो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप आते हो, अपने डाटा जो है वो खर्च कर रहे हो, तो प्लीज़ उसका बेनिफिट जो है वो आपको देखने को मिलना चाहिए। और बेनिफिट तभी मिलेगा तब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स जो है उसमें डालेंगे। तो फिनलैंड जो है वो 31 नंबर का कंट्री बन गया है नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो प्रद्युमन सर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि रैपिड रिवीजन, मंथली करंट अफेयर्स, उनको भी आप जाकर के व्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू।